हेलो बच्चों, मैं हूं विजय अग्रवाल और मैं लेकर आया हूं मेंसुरेशन या क्षेत्र मिति के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा, 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपका काम क्या है, आपको आकृति बतानी है। कौन सी आकृति है? यहाँ पे 12 मीटर लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई का मतलब है ये हो गया घनाभ। घनाभ हो गया। अब घनाभ में ये नहीं पूछ रहा कि वो कितनी छड़ रखी जा सकती है, वो कह रहा है बड़ी से बड़ी छड़ कितनी रखी जा सकती है। बड़ी से बड़ी, अगर आपसे पूछे कि बड़ी से बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रखी जा सकती है, इसका मतलब है वो सीधी सी बात है, यहाँ पे विकर्ण निकालना चाहता है। विकर्ण, बड़ी से बड़ी छड़ का मतलब होता है विकर्ण। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई घनाभ बना देते हैं, तो विकर्ण क्या होता है, यहां से लेके यहां तक जो लंबाई होती है वो होती है विकर्ण, है ना। और विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। इसका मतलब है रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ये होता है हमारे विकर्ण का फॉर्मूला। तो हमको विकर्ण के फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते हैं बेटा। यहाँ पे L का हो गया 15 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस चौड़ाई कितनी है 9 का वर्ग। जब मैं वर्ग निकालता हूं, वर्ग का मतलब कितना होता है, 15 को 15 से गुणा करना है। 12 का वर्ग मतलब 12 को 12 से गुणा करना है। 9 का वर्ग मतलब 9 को 9 से गुणा करना है। तो 15 को 15 से करा 225, 12 को 12 से किया 144 और 9 का वर्ग जब करेंगे तो 9 का वर्ग करा 81। अब इनका हमको टोटल करना है, 1 4 5 5 5 10, 9 9 4 13, 13 2 15, 1 2 2 2 4, ये हो गया √450, वर्गमूल 450। अब आपको 450 का √ निकालना है। कैसे निकालेंगे, 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10, ठीक है। 5 का दिया, 3 का देंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजो 15, वापस से 3 का दिया 25, 5 का देंगे 5, 5 का देंगे 1। यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, 3 का जोड़ा बन गया और 5 का भी जोड़ा बन गया। तो 3 पंजो 15, 3 पंजो 15 और ये अंदर में रह गया, ये उससे हम बोलते हैं 15√2। 15√2 क्या बोला बेटा मैंने, 450 का मैंने पूरा का पूरा किया। यहाँ पर हमने देखा 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा, 5 का जोड़ा बन गया, 5 भी बाहर आ गया। अब बाहर आने वाले क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, गुणा हो जाएंगे। तो 5 दिया 15, 15 तो आ गया बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रह जाएगा वर्गमूल के अंदर, तो वो √ के अंदर रह गया। 15√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 15√2 मीटर की जो छड़ है वो सबसे लंबी आ सकती है। 15√2 से लंबी छड़ नहीं आ सकती। तो बेटा आप क्वेश्चन को एक बार वापस से देख लें। क्वेश्चन में क्या हुआ है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है और फिर वो पूछ रहा है बड़ी से बड़ी छड़ बताइए। बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई मतलब यहाँ पे आपको विकर्ण निकालना है। विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग और पूरे पे वर्गमूल। हमने जब वैल्यू पुट करी तो 15 का वर्ग हुआ, 15 को 15 से गुणा किया 225, 12 को 12 से किया 144, 9 को 9 से किया 181। जब हमने जोड़ा तो ये आया 450 और जब 450 का हम √ करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से तो यहाँ पे आता है 15√2 मीटर। तो बेटा आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा अगला क्वेश्चन, एक कमरे के आधार का परिमाप 40 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। इस कमरे के चारों दीवारों के 12 रुपए प्रति मीटर की दर से रंग करवाने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बेटा क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है परिमाप आधार का।
आधार का परिमाप कितना दिया हुआ है बेटा 40 मीटर, जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, ऊंचाई है 8 मीटर, और जो रंग का खर्च है वो क्या है 12 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये आकृति कौन सी है। तो बेटा यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। देखो ऊंचाई दी हुई है, यहाँ पे आधार का परिमाप अलग है, इसका मतलब है ये घनाभ है, कमरा जो है वो घनाभ है। अब घनाभ का जो आधार होता है, घनाभ का जो आधार होता है उसमें एक तो लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो उसका जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत की तरह ही मानते हैं 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन परिमाप का मान तो कितना दिया हुआ है 40, तो हम इसको 40 के बराबर रख देंगे। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई जहां पर भी आएगा हम कहां पे रख देंगे उसको 40। अगला है बेटा ऊंचाई। अब हम देखेंगे चारों दीवारों का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बेटा फॉर्मूला क्या होता है, चारों दीवारों का फॉर्मूला होता है 2 गुणा ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन में लगा दिया है, आप उसमें जरूर देखें। यहां पर फॉर्मूला है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आप देखिए बेटा यहां पर आपको 2 मिल गया, लंबाई प्लस चौड़ाई भी मिल गया, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई तो ये रहा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना है बेटा 40, तो यहां पर मैं रख दूंगा 40। और ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ है, ऊंचाई का मान दिया हुआ है 8, तो मैंने रख दिया 8। ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो ये रहा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका मान मैंने क्या रख दिया 40। बीच में बचा ऊंचाई, ऊंचाई का मान मैंने कितना रख दिया 8। करो मल्टीप्लाई, 40 को 8 से करूंगा तो ये हो जाएगा 320, 320 मीटर का वर्ग। ठीक है, 320 मीटर का वर्ग। अब आपको यहां पर निकालना है 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो यहां पे रंग का खर्च जो होगा, रंग करवाने का जो खर्च होगा वो होगा 320 गुणा 12, 320 गुणा 12 बेटा मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि मीटर स्क्वायर की दर से ही हम पेंट करवाएंगे। यहाँ पे 320 गुणा 12 करो वो मल्टीप्लाई, 12 को 0 से किया 12, 12 दूनी 24, 2 12 3 36 और 2 38, 3840 रुपये। एक बार क्वेश्चन को वापस से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक कमरे के आधार का परिमाप 40 मीटर है, तो मैंने परिमाप को 40 मीटर रख दिया, ऊंचाई कितनी रख दी 8 मीटर। अब बेटा हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल पे करना है क्योंकि चारों दीवारों पे ही पेंट करवाना है। चारों दीवारों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब 2 भी है, लंबाई प्लस चौड़ाई भी है, और 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान तो कितना दे रखा है परिमाप की वैल्यू, परिमाप मतलब 40, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 40। बचा कितना ऊंचाई, ऊंचाई का मान मैंने कितना रख दिया 8, तो 40 × 8 कितना हो गया 320, तो इसका आंसर आ गया 320। लेकिन 12 रुपए की रेट से भी दे रखा है तो इसको 12 से भी गुणा करना पड़ेगा। 320 को मैंने 12 से गुणा किया तो कितना आ गया 3840 रुपये। समझ में आया बेटा, नोट कर लीजिए इसको। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा आपको पता है घनाभ दे रखा है, तो घनाभ की जो आयतन है, घनाभ का जो आयतन होता है वो कितना होता है LBH, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में रखेंगे, लंबाई कितनी दे रखी है 9 गुणा 6 गुणा 5। करो 9 को 6 को 5 को अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 270 सेंटीमीटर
क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो आयतन का आंसर आता है, आयतन का जो उत्तर आता है वो हमेशा किस में आता है, क्यूब में आता है। तो जब 9 को 6 को 5 को गुणा करेंगे, 6 5 30 और 30 को 9 7 63, 9 3 जा 270, तो यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले में रखता हूँ 2, लंबाई कितनी है बेटा 9, 9 को 6 से गुणा करूँगा, फिर 6 को 5 से गुणा करूँगा, फिर 5 को 9 से गुणा करूँगा। ठीक है, 2 को 9 6 54, 6 5 30 और 9 5 45। ठीक है, अगर मैंने फॉर्मूले में रखा, इन तीनों को जोड़ा और 2 से जब गुणा कर दिया तो आंसर आ जाएगा 258 सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो स्क्वायर में आएगा और यहाँ पे जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। एक बार वापस से समझ लीजिए, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है 9 6 5, यहाँ पर जो आयतन है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई को मैंने लिखा 9 गुणा 6 गुणा 5, यहाँ पे वैल्यू रख दी, तीनों को जब गुणा कर दिया तो कितना आ गया 270। अब आपसे पूछाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पे मैंने एल बी एच की वैल्यू 9 6 5 क्रमशः रख दी, तो यहाँ पे आंसर आ गया बेटा 258 सेंटीमीटर। आपको पहले इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है, फिर आपको तीनों को जोड़ना है और फिर आप 2 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 258 सेंटीमीटर वर्ग। नोट कर लीजिए बेटा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 1 मीटर और 3 मीटर है। इसमें 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंट लगेगी। तो सबसे पहले बेटा जो दीवार होती है, दीवार की जो आकृति होती है वो हमेशा घनाभ होती है, घनाभ शेप की आकृति होती है, और जो ईंट होती है, ईंट की माप भी जो होती है वो हमेशा घनाभ शेप की होती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसकी मीटर में दे रखी है और इसकी सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमको एक ही यूनिट में बदलना है। हमको बड़े को हमेशा छोटे में ले जाना है। हमको पता लगाना है सेंटीमीटर छोटा है या फिर 8 मीटर छोटा है। तो हमने देख लिया 6 सेंटीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो जो जितने भी मीटर में दे रखे हैं उनको हम सभी को सेंटीमीटर में बदल देंगे। आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो हो गई दीवार की वो हो गई क्रमशः 8 को 100 से गुणा किया तो 800, चौड़ाई हो गई 1 को 100 से गुणा किया तो 100, और जब 3 को गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 300। मैंने बेटा इनकी यूनिट बदल दी, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, तो 8 को 100 से गुणा किया 800 हो गया, 1 को 100 से गुणा करूंगा 100 हो जाएगा, और 3 को 100 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 300। और नीचे बेटा दे रखा है 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये तो एज इट इज है क्योंकि सेंटीमीटर में ही है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, दीवार का आयतन निकालना है, दीवार का आयतन। दीवार का जो आयतन है मतलब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 800 गुणा 100 गुणा 300। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसको सॉल्व करना है। नहीं बेटा, आपको कभी भी संख्या निकालनी हो, कितनी निकालने है, कितनी ईंट लगेगी, कितनी दीवार लगेगी, जो भी लगेगा, अगर आपको संख्या निकालनी है तो आपको कभी भी गुणा नहीं करना है, आपको लास्ट में डिवाइड देना है। ठीक है, अगर मैं ईंट का आयतन निकालूं, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ये भी घनाभ शेप का, इसका हो जाएगा LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका कितना है बेटा 6 गुणा 5 गुणा 4, 6 गुणा 5 गुणा 4। इसको यूनिट में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में। अगर मुझे ईंटों की संख्या निकालनी है,
ईंटों की संख्या अगर निकालनी है तो ईंटों की संख्या कैसे निकालेगी? दीवार का आयतन उसमें एक ईंट का आयतन का भाग दे दो, ईंट का आयतन का भाग दे दो, अपने आप ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो दीवार का आयतन हमारा कितना दे रखा है? 800 गुणा 100 गुणा 300, और यहाँ पर दिया हुआ है 6 गुणा 5 गुणा 4, 6 गुणा 5 गुणा 4। अब हम देखेंगे बेटा, यहाँ पे गुणा करके देखते हैं। 6 पंजो होता है 30, 6 पंजो होता है 30, 30 को हम 300 से कैसे काट सकते हैं? 6 पंजो 30, 30 को अगर हम काटें तो ये हो जाएगा आपका 10, आएगा नहीं आएगा? 10 आएगा ना। 6 पंजो 30, 30 को अगर मैं 300 में भाग दूंगा तो ये अपने आप 10 आ जाएगा। और मैं 4 का जब 800 में देता हूं तो ये आता है 4 दूनी 800, मतलब 4 का 8 में दिया 2, और बगल में जो 2 जीरो लग रही है वो एज इट इज आ जाएगी। अब बेटा देखो, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 1, तो 2 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 2, 2 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 2। अब देखो जीरो कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लग जाएगी। 1 2 3 4 5, ये हो गई आपकी 5 जीरो। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख ईंट इसमें लगेगी, 2 लाख इस दीवार को बनाने में लगेगी। समझ में आया कैसे? यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो जितने भी मीटर दे रखे हैं मैंने उनको सबको सेंटीमीटर में बदल दिया, मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया। अब दीवार का आयतन निकालता हूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगा दिया, ईंट का आयतन लगा दिया। जब मैंने बड़े में छोटे का भाग दूंगा तो ये अपने आप आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख ईंटों की संख्या। समझ में आया बेटा? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरी सीमेंट रखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, मतलब घनाभ का जो आयतन है, घनाभ का या फिर गोदाम का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा? तो हम इनको गुणा करते हैं, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है इसका फॉर्मूला। लंबाई कितनी हो गई? 20, ठीक है, चौड़ाई कितनी हो गई? 12, ऊंचाई कितनी हो गई? 8। ये हो गई आपकी 20 गुणा 12 गुणा 8, ये हो गई इसका आयतन। अगर हमको पता है कि इसमें 800 बोरी सीमेंट रखी जा सकती है, 800 बोरी सीमेंट रख सकते हैं, तो बताइए एक बोरी सीमेंट का आयतन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बोरी सीमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बोरी के लिए मुझे करना पड़ेगा 800 का इसमें भाग, क्योंकि 800 बोरी इतने में रख रहे हैं, तो एक बोरी कितने में रखेंगे? तो 800 का डिवाइड हो जाएगा, तो एक बोरी का जो आयतन हो जाएगा, एक बोरी का आयतन, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 800 का भाग देना पड़ेगा। 20 गुणा 12 गुणा 8 बटा 800। समझ में आया? यहाँ पे जब मैं 8 को इससे काटता हूँ तो ये हुआ हमारा 100, 12 दूनी 24, 240, 240 ऊपर 100 नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो कट, और जब 10 का भाग दूंगा 24 में तो ये आ जाएगा 2.4 मीटर क्यूब। 2.4 मीटर क्यूब किसका आ गया? बोरी का आयतन आ गया, बोरी का आयतन आ गया। बेटा देखो, एक बोरी का आयतन अगर 2.4 मीटर क्यूब है तो 800 बोरी का कितना होगा? हमको गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 800 बोरी कितने में रख रहा हूं मैं? इस कमरे में, तो एक बोरी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 800 का मुझे भाग देना पड़ेगा। तो एक बोरी का आयतन आ गया। भैया एक बोरी अगर रखोगे तो इतनी जगह मुझे चाहिए। अब उसने नई कंडीशन क्या बताई? यदि मैं गोदाम की लंबाई को दुगना कर देता हूं, लंबाई मतलब पहले कितनी थी? 20 मीटर, तो देखो नई लंबाई जो आ गई, नई लंबाई हो गई 20 की दुगनी, मतलब 20 को 2 से गुणा करो, ये हो गई 40 मीटर। ठीक है, अब नई जो चौड़ाई हो जाएगी, वो हो जाएगी चौड़ाई को 1.5 गुना। तो चौड़ाई पहले कितनी थी? 8, उसको मैं किससे गुणा करूंगा? 1.5 से, 1.5 से,
करो बेटा, कितना आएगा आपका 12। और जो ऊंचाई है, देखो ऊंचाई में क्या किया, ऊंचाई को अपरिवर्तित, मतलब जो ऊंचाई पहले थी वही है। ऊंचाई कितनी है आपकी, सॉरी यहाँ पे 12 को गुणा करेंगे, 12 को 1.5 से गुणा किया तो ये हो गया आपका 18। और ऊंचाई तो कितनी है, ऊंचाई है आपकी 8, तो ऊंचाई 8 ही रहेगी, है ना। मैंने ऊंचाई को चौड़ाई पढ़ लिया था तो वो कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई को 12 से गुणा करूंगा, 12 को 1.5 से किया तो ये आ गया आपका 18। अब जो नया आयतन आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 गुणा 18 गुणा 8, 40 गुणा 18 गुणा 8। अब हमको अगर बोरी का भाग देना है, कितनी बोरी आएगी, तो बोरी की संख्या निकालने के लिए हमने पहले भी बताया था कि बड़े में छोटे का भाग देना पड़ता है। तो बड़ा कितना है 40, 18, 8 और छोटा कितना है 2.4 का इसमें भाग देना पड़ेगा। अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक डिजिट है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 10। ठीक है, अब हमको काटना है इससे, तो काटिए। 8 को मैंने काटा, 8 दिया 24 और 3 का मैं 18 में दूंगा, 3 की 18, ये हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 4, 6 चक्कू 24, ये हो गया 24। अब 1 0 और 1 0, 2 0, तो ये हो गई 2400 बोरियां, 2400 बोरी। ठीक है, तो वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर आपको दिया हुआ था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो हमने क्या किया, पूरे गोदाम का आयतन निकाल लिया। 20 गुणा 12 गुणा 8, 18, 8। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पे 800 बोरी ऑलरेडी रखी हुई है, 800 बोरी भर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक बोरी का आयतन निकाला, इसमें जो है मैंने 800 का भाग दे दिया। जैसे ही मैंने 800 का भाग दिया तो कितना आ गया 2.4। अब एक बोरी का पता चल गया कि एक बोरी 2.4 मीटर क्यूब जगह घेरती है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लंबाई को दुगना कर दिया। दुगना मतलब जो 20 है उसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, चौड़ाई को मैंने 1.5 से कर दिया। तो पहले 12 थी तो 12 को मैंने 1.5 से गुणा कर दिया, 18 आ गया। ऊंचाई अपरिवर्तित है तो ऊंचाई जो है वो एज इट इज हो गई 8 मीटर, 8 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे नया आयतन निकाला तो 40 को, 18 को और 8 को मुझे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो वही होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं निकालूंगा बोरियों की संख्या। बोरियों की संख्या निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें जो बोरी का आयतन है उसका भाग देना पड़ेगा। तो नए आयतन में मैंने बोरी के आयतन का भाग दे दिया। आंसर कितना आ गया बेटा 2400 बोरी, 2400 बोरी। इसको आप बेटा नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसका आयतन निकालना है। तो बेटा आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्या होता है, 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, 4 गुणा भुजा का वर्ग। यहाँ पे भुजा की कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा 8 का स्क्वायर। अगर मैं 8 का वर्ग करूंगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को 4 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। अगला आता है बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणा ये हो गया 8 का स्क्वायर, 8 का वर्ग, 6 गुणा 64, 6 गुणा जब 64 गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 को जब 64 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आई बेटा आयतन की। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन यहाँ पे तीनों फॉर्मूले यूज करवा लिए। तो एक क्वेश्चन 3 चीज सिखा के गया। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे 8 का क्यूब कर देंगे,
बेटा 8 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको ये भी याद रखना है जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में आता है। यहाँ पर फॉर्मूले आ गए 3, घन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 गुणा भुजा स्क्वायर। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अगर आपसे आयतन पूछ लिया तो आयतन का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब हो गया 8 का क्यूब, 8 का क्यूब मतलब 512 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसी घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। तो बेटा आपको पता होना चाहिए जो घन का विकर्ण होता है, घन का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, भुजा √3, भुजा √3 या फिर √3 भुजा। इसको किसके बराबर रखूंगा, √12 के, √12 के। आप देखने की कोशिश करेंगे, अगर मैं 12 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो ये हुआ 2, 6, 2, 3, 3, 1। मैंने क्या बोला, जिसके जोड़े बन जाते हैं वो आ जाता है बाहर और जिसका जोड़े नहीं बन पाते वो रह जाता है अंदर। तो मैं √12 को 2√3 भी लिख सकता हूं। तो ये हो गया भुजा √3 और जो √12 है उसको मैंने लिखा 2√3, 2√3। आप देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो बेटा भुजा का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। भुजा का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। अब जो आयतन होता है, जो आयतन होता है वो कितना होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। अब भुजा का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा हमसे सबसे पहले क्या बोला था, विकर्ण जो दे रखा था तब वो दे रखा था √12। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √3। अब मैंने भुजा √3 को √12 से रख दिया। आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ कट नहीं रहा तो √12 को मैंने खोलने की कोशिश करी। जब मैंने खोला तो देखा 2 के तो जोड़े बन गए, जोड़े बन गए मतलब 2 बाहर आ जाएगा और जो जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट में रह जाएगा, अंदर रह गया। यहाँ पर जब मैंने भुजा √3 के बराबर इसको देखा तो √3 से √3 कट गया तो क्या आया, भुजा बराबर 2। तो भुजा बराबर 2 आ गया। अब आयतन पूछ रहा है, आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया है तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, 2 घनों का आयतन में 8:27 का अनुपात है। अगर हम 2 घन लेते हैं और उनके आयतन का भाग देते हैं तो कितना आंसर आता है, 8 और 27, 8/27। तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे घन 1 का अनुपात आयतन, आयतन बटा घन 2 का आयतन। अगर हम डिवाइड देते हैं तो कितना आता है बेटा, 8/27, है ना। उसमें भी दिया हुआ है 2 घनों का जो आयतन का अनुपात है वो कितना है, 8/27। आपको पता है बेटा आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, घन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का क्यूब, भुजा का घन। मतलब अगर हमने पहले की भुजा A1 मान ली तो ये हो गया A1 का क्यूब। अगर मैंने दूसरे की भुजा A2 मान ली तो ये हो गया A2 का क्यूब और सामने चल रहा है 8/27। इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, इसका क्या हुआ, यहाँ पे मैंने आयतन का फॉर्मूला रख दिया A1 क्योंकि पहला घन है, A2 मतलब दूसरा घन है। जब दोनों पे 3-3 आ रहा है तो मैं एक साथ लिखता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया A1/A2 का क्यूब। आपने घातांक के नियम पढ़ा है तो अगर दोनों पे 3-3 है तो मैं एक साथ लिखता हूँ 8/27। और जब 3 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा उसका घनमूल, घनमूल। तो A1/A2 ये हो गया घनमूल 8/27। मतलब 8/27 का घनमूल निकालना पड़ेगा। अब 8 का घनमूल होता है बेटा 2 और 27 का होता है 3, ठीक है। 3 को गुणा करते हैं तो 27 आता है, 2 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 8। तो यहाँ पे आ गया घनमूल 2/3। अब देखो यहाँ पे है पहली भुजा, यहाँ पे है दूसरी भुजा। पहली भुजा और दूसरी भुजा का जो अनुपात है वो कितना है, 2/3। हमसे भी वही पूछ रहा है दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
दो घनों का आयतन कितना दिया हुआ है बेटा 8/27। तो मैंने पहले घन का आयतन लिखा, दूसरे घन का आयतन लिखा, दोनों में भाग दे दिया, भाग मतलब अनुपात, भाग दे दिया। तो जो 8/27 है मैंने 8/27 उसको लिख दिया। अब मैंने पहले आयतन का फॉर्मूला लगाया, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का क्यूब। अब मैंने भुजा मान ली A1, दूसरे के मान लूंगा A2, A1 का जब क्यूब किया, A2 का जब क्यूब किया तो सामने 8/27 रख दिया। मैंने देखा दोनों के ऊपर क्यूब लगा है तो मैंने एक ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा दिया, क्योंकि घातांक का यही नियम है। अब जब मैंने क्यूब को उधर पहुंचाऊंगा तो जब क्यूब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा घनमूल। घनमूल करूंगा 8/27 का, तो आंसर कितना आएगा बेटा 2/3। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर, 6 मीटर बाय 8 मीटर किनारे वाले 3 घनों को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया गया है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कोई भी शेप को, कोई भी आकृति को पिघलाकर या फिर दूसरे कुछ भी कर दूसरी शेप में बदल रहा है तो आपको याद रखना है उसमें केवल और केवल आयतन का फॉर्मूला लगेगा, केवल और केवल आयतन। अगर कोई भी शेप दे रखी है उसको मैं दूसरी शेप में परिवर्तित कर रहा हूं किसी भी तरीके से, तो उसमें केवल और केवल आयतन का फॉर्मूला ही लगेगा। तो यहाँ पे जितने भी आयतन देंगे उनका सबका आपको जोड़ना है और फिर नए घन के आयतन के बराबर रख देना है। तो हमने क्या किया, पहला घन जो शुरू में था घनों का आयतन निकाला। बेटा घनों का आयतन कितना निकाला, देखो पहली जो साइड थी उसका क्यूब किया, क्योंकि घनों का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो पहले घन का आयतन हो गया भुजा का क्यूब। दूसरे घन का आयतन निकालने के लिए मुझे दूसरी साइड का क्यूब करना पड़ेगा और तीसरा घन निकालने के लिए मुझे तीसरी साइड का क्यूब करना पड़ेगा। अब मान लो मैंने एक नया घन माना जिसकी साइड मैंने A4 मान दी, ठीक है। मैंने नया घन माना जिसकी साइड जो है वो मैं क्या मान लेता हूं A4। तो इसका आयतन कितना होगा बेटा A4 का क्यूब, ठीक है। चौथा घन जो हो गया उसका आयतन कितना हो गया A4 का क्यूब। तीनों घनों को पिघलाकर मैंने नया घन बना दिया तो ऑब्वियसली ये बड़ा तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आप मान रख दीजिए पहला कितना है 1, तो 1 का क्यूब। अगला है 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। और इसका हमको नहीं पता तो A4 का क्यूब इसके बराबर रख दो। 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 1। 6 को 6 को 6 को 6 छक्के 36, 36 को 6 से किया 216, ठीक है। 8 को 8 से किया 64, 64 को 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 512। जोड़ो 2 और 6 8, 8 और 1 9, ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और 5 7, 729। ये हो गया A4 का क्यूब। अगर मुझे इसका साइड निकालनी है, मुझे भुजा निकालनी है, तो क्यूब को मैं उधर पहुंचाऊंगा, ये हो जाएगा वर्गमूल। तो A4 बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 729, क्यूब रूट ऑफ 729। तो हमको पता लगाना है 729 किसका क्यूब रूट है, किसका घनमूल है ना। तो 729 का जो घनमूल है वो आंसर आएगा बेटा 27। 729 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है 27। समझ में आया? नहीं, 729 का जो घनमूल होता है वो होता है आपका 9। 729 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है 9। अब आपको इसका क्या करना है, सतही क्षेत्रफल निकालना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो 6 लिख दिया मैंने, भुजा का स्क्वायर मतलब 81, क्योंकि 9 का वर्ग करूंगा अपने आप 81 आ जाएगा। करो 6 को 1 से किया 6, 8 6 48, 486। ये हो गया आपका मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। एक बार मैं वापस से बताता हूँ बेटा, कोई भी शेप को पिघलाकर अगर दूसरी शेप बता रहे हैं तो केवल और केवल आयतन का फॉर्मूला लगेगा। पहला घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, दूसरा भी आयतन होता है भुजा का क्यूब, तीसरा भी आयतन होता है भुजा का क्यूब। अब मुझे तीनों को मिला रहे हैं तो तीनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। A1 में रख दिया 1,
A2 में रख दिया 6, A3 में रख दिया 8। अब जो नया है वो भी घन बन रहा है। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। इसको मैंने A1 A2 A3 मान लिया, तो चौथे को मैंने A4 मान लिया। अब मैंने फॉर्मूला रखा, ये हो गया 729। जब क्यूब उधर जाएगा तो घनमूल 729 का घनमूल कितना हुआ बेटा? 9। जब मैं 9 को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर सतह का क्षेत्रफल निकाला तो ये हो गया 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। 6 गुणा भुजा कितनी हुई? 9। 9 का जब मैं वर्ग करूंगा, 9 का वर्ग हुआ 81। जब 81 को 6 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 486 मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे घनाभ और घन के ऊपर आधारित। अब आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।